हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, क्योंकि आज का इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का वन शॉट न्यूमेरिकल, जिसका यह पार्ट 3 है। इससे पहले के वन शॉट का 2 हमने न्यूमेरिकल का वीडियो बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूमेरिकल फिजिक्स का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप जितने भी न्यूमेरिकल हमने सीरीज चलाया है, जो वीडियो बनाया गया है, उन सभी को आप पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम जो इंपॉर्टेंट है केवल, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है, उन्हीं को हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमने ले लिया है, एक एक करके हम बेसिक टू हाई चलेंगे। जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता ना, मैं उनसे कहना चाहूंगा खासकर कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको हम बेसिक टू हाई सिखाएंगे। न्यूमेरिकल क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे ही रहे होंगे। देखिए, कह रहा है ना कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है। ठीक है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और 2016 में, 18 में, 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसा नहीं है कि केवल इसी वर्षों में पूछा गया है, अरे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत वर्षों में पूछे गए हैं। लगभग हर वर्षों में, हर साल ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, केवल वैल्यू चेंज कर देगा, बट पूछा तो जाएगा ही। तो चलिए हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने आपको 2 ही चीजें कहा है कभी भी आपको न्यूमेरिकल में ध्यान देना है। सबसे पहली चीज हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल में विशेषकर आपको क्या ध्यान देना है कि किस चीज का वैल्यू हमें ज्ञात करने को कह रहा है। तो कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पे कह रहा है ना कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें टारगेट पता चल गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। अब दूसरी बात, दूसरा हमने ये कहा था कि टारगेट आपका पता चल गया। दूसरा, इसमें कौन कौन सा वैल्यू का मान दिया है उसको आपको दिया है कर लिखा जाता है। तो वही हम कार्य करेंगे। थोड़ा सा आपको डीम दिखाई दे रहा होगा, वीडियो समझ सकते हैं, थोड़ा सा लाइट जो है वो डीम हो गया है इसके वजह से। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरा चेहरा दिखाई दे या ना दे, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अभी कुछ देर बाद सही भी हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, हम हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, तो मतलब स्वप्रेरण गुणांक का मान दिया है। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया है, स्वप्रेरण गुणांक का मान। स्वप्रेरण गुणांक का मान दिया है, इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो L इक्वल टू कितना दिया है, 10 मिली हेनरी, ये आपका दिया है। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक का मान तो हेनरी होता है, तो मिली हेनरी में ना मान दिया है, तो इसको हेनरी में हम चेंज करेंगे। तो मिली को हेनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 × 10⁻³ से हम गुणा करा देंगे। तो अब ये हेनरी में चेंज हो गया, समझ रहे हैं। तो ये आपका सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक का मान हमने ज्ञात कर लिया। आप कहेंगे सर कैसे आपको पता चलेगा कि 10⁻³ से ही आपको गुणा कराना है। देखिए, ये सब कुछ बेसिक है ना, अब इतना मैं क्या बताऊं आपको, ये सब तो चेंज करने आना चाहिए कि मिली को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को और भी चीज़ों में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कैसे चेंज करेंगे। ये सब कुछ तो आपको हमने पढ़ाया है क्लास 11th में ही। मात्रक एवं मापांक जो चैप्टर है उसमें बताया गया था, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फॉर्मी, ये सब कुछ कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है। मिली को चेंज करने के लिए ना इस 10 में 1000 का भाग दिया गया है, और वही 1000 का भाग करके हम ऊपर लाए हैं तो 10⁻³ हो गया है। समझ रहे होंगे। देखिए, एक हमने देख लिया। उसके बाद कह रहा है कि इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड में, मतलब यहाँ पे 5 मिली सेकेंड पहले समय दे रहा है, तो हम समय का मान लिखते हैं। यहाँ पे समय का मान दिया है, समय मतलब ΔT,
तो समय का मान कितना दिया है 5 मिली सेकेंड। ठीक है, यही दिया है ना। अब 5 मिली सेकेंड को, तब मिली में तो समय का मात्रा तो सेकेंड होता है ना, मिली में दिया है तो इसको भी चेंज करेंगे तो डेल टी का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 5, इसमें भी 10⁻³ से गुणा करा देंगे, ये सेकेंड में चेंज हो गया। बात तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ से हमने किसका मान, समय का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है जी, 2 बात समझ गए। अब तीसरी बात तीसरी बात कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाता है। जो विद्युत धारा है वो 5 मिली सेकेंड में 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर हो जाता है। मतलब जो विद्युत धारा का मान है, विद्युत धारा जो डेल आई है इसका मान कितना है 5 मिली सेकेंड से 15 मिली सेकेंड हो जाता है। तो देखिए अंतिम तो ये है ना कि 15 मिली सेकेंड हो जाता है, तो अंतिम ये धारा है, प्रारंभिक ये धारा, तो कुल धारा हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो 15 - 5 कर देंगे, इसकल टू कितना आ जाएगा 10, तो 10 एम्पीयर। तो ये जो 10 एम्पीयर हुआ ये क्या हो जाएगा, ये जो 10 एम्पीयर हुआ ये विद्युत धारा का मान हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कुंडली में कह रहा है कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ध्यान से आप समझेंगे एक एक चीज को। देखिए इतना काम को तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना अगर आप काम कर लेते हैं उसके बाद ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब आपको पता है कि प्रेरण विद्युत वाहक बल का मान फॉर्मूला क्या होता है। तो हम जानते हैं ना कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो E का हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है -L, और क्या होता है डेल I बाई डेल T होता है। ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, जब हमने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ाया था तो उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया था आपको। अब इसी पर मान पुटअप करेंगे हमारा आ जाएगा। देखिए हमें E का ही मान ज्ञात करना है तो E हमने लिख दिया, माइनस हमने लिख दिया L का मान कहाँ पे दिया है, L का मान यहाँ पे दिया है 10 × 10⁻³ आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ है आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं है, तो 10 के पावर ये प्लस में 1 है, ये -3 है, तो इसका मतलब कि अगर 10 के पावर एक में से -3 जाएगा तो -2 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसके बराबर हम कह सकते हैं कि जो L का मान आया वो 10⁻² हेनरी आ गया है। समझ पा रहे हैं ना बात को। अरे ये 10⁻1 है, ये 10⁻3 है, -3 है, तो -3 में से 1 गया तो 10⁻² हो जाएगा, वही बात है। तो हम लिख देंगे 10⁻², ये हमने लिख दिया, ये माइनस है बाहर। उसके बाद समझिएगा डेल आई का मान कितना है 10 एम्पीयर, 10 हमने लिख दिया। और टी का मान कहाँ पर है, टी का मान है 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ ये हमने लिख दिया। अब समझने का थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे। ये -2 हो गया 10⁻², ये हो जाएगा 10 समझिएगा थोड़ा सा, 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 एकम में 5 और 5 दूना 10, ठीक है। तो इसका मतलब 2 हो गया। और ये 10⁻, अगर 2 ऊपर जाएगा तो 10⁻3 -3 है ना, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो E इक्वल टू सबसे पहले तो ये इसको हम आगे करते हैं तो -2 हो जाएगा, और उसके बाद 10⁻² और 10⁻3। अब 10⁻² है 10⁻3 है, तो अगर इसको हम करते हैं सॉल्व तो 2 × 10⁻1 आ जाएगा।
1 ही ना आएगा, -2 में से 3 को गया तो +1 आ जाएगा। +1 का कोई मतलब है नहीं कि मतलब 10 ही है, तो 10 दूना 20, तो ई का मान आ जाएगा -20। ये किस में आएगा? बोल्ट में, क्योंकि विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान वोल्ट होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये हुआ आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमने ज्ञात किया है। मैं आशा करता हूँ कि एक एक बात समझ में आ रहा होगा। देखिए लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैंने एक वीडियो में भी बताया था आपको, तो अभी थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे चेहरे से ज़्यादा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है? तो आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, बहुत सारे न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो समझ में आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट दूसरे न्यूमेरिकल को। तो यहाँ पे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से आप समझेंगे, एक एक चीज समझ में आएगा आपको। देखिए कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3.0 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट होता है। तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। 2017 में या 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात, दो ही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो यही कि यहाँ पे कह रहा है कि इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमारा लक्ष्य पता चल गया कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है जी? पहली बात समझ गए, लक्ष्य हमारा पता चल गया। दूसरा हमने कहा था कि जो वैल्यू है ना उसको दिया है कर लिखा जाता है, वही हम करेंगे जी, क्या दिक्कत है? तो हम सबसे पहले यही करेंगे, लिखेंगे हल। हल में हम देखिए क्या लिखा है। सबसे कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली मतलब 3.0 का मतलब 3 ही ना है जी। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं है, तो ये घुमाने के लिए केवल दिया है। तो कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा 3 एम्पियर की जो धारा है वो इतने सेकेंड में शून्य कर दिया जाए। मतलब देखिए प्रारंभिक धारा तो 3 एम्पियर है और कह रहा है कि इतने सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, मतलब अंतिम जो समय है वो शून्य है। अंतिम जो समय नहीं, अंतिम जो धारा है वो शून्य है, ठीक है? तो वही हम लिखेंगे। सबसे पहले यही कंफ्यूजन यहाँ पे है, यही इतना ही घुमाया गया है यहाँ पे, देखिए दिया है। सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा। कह रहा है कि जो विद्युत धारा का यहाँ पे मान दिया है, विद्युत धारा जो डेल आई, देखिए विद्युत धारा का मान यहीं से ज़्यादातर मिस्टेक होता है, अंततः आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इतना ये प्रारंभिक धारा का मान दिया है इतना एम्पियर, और कह रहा है कि इतने सेकेंड में शून्य कर दिया जाए, मतलब अंतिम धारा शून्य है। तो हम जानते हैं ना धारा कैसे ज्ञात करेंगे, अंतिम में से प्रारंभिक धारा को घटाएंगे। तो अंतिम धारा कहाँ है? शून्य है, और प्रारंभिक धारा क्या है? 3 है। अरे 3.0 मतलब 3 ही ना, तो अगर हम इसको घटाते हैं तो जो आई का मान आएगा ना वो -3 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है? तो ये -3 एम्पियर आया है, ये आपका हो जाएगा। अब ज़्यादातर स्टूडेंट जानते हैं कहाँ पर मिस्टेक करते हैं, यहीं पे मिस्टेक करते हैं। -3 एम्पियर ना लिखकर केवल 3 एम्पियर लिख देते हैं, और एक माइनस या प्लस क्या इफेक्ट करेगा ये आपको अभी अंदाजा तो होगा ही। मैथ में आप जानते ही हैं, एक प्लस का माइनस हो जाए या माइनस का प्लस हो जाए, पूरा सवाल का जो आंसर आता है वो गलत आ जाएगा, पूरा डिफरेंट आ जाता है। ये तो बातें आप जानते हैं। तो ये माइनस का बहुत ही महत्व है। उसके बाद देखिए यहाँ पे समय का भी मान तो दिया है ना हमें। समय का मान क्या दिया है? समय डेल टी का मान कितना दिया है? 0.001, ठीक है जी, 0.001 सेकेंड दिया है, ठीक है? ये हमने लिख दिया। विद्युत धारा का मान, फिर से समय का मान हमने लिख दिया है। उसके बाद कह रहा है कि तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल 15,000 वोल्ट है। मतलब विद्युत वाहक बल
जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई का मान है वो 15,000 वोल्ट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन कुंडलियों में अन्योन प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्योन प्रेरण गुणांक, तो अब हम लिखेंगे तब अन्योन प्रेरण गुणांक। तो देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है E डेल I बाई डेल T, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यही आप फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। आप कहेंगे सर कैसे ये फॉर्मूला आया है, कैसे, ये तो आपने नहीं बताया है कभी भी। अरे ये बताया है, अन्योन प्रेरण गुणांक में हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था ना, E इक्वल टू माइनस एम डेल I बाई डेल T, ये हमने अन्योन प्रेरण के लिए आपको बताया था। केवल क्या हुआ है, पक्षांतर ही तो हमने किया है ना, केवल हमने पक्षांतर किया है, यहाँ से केवल हमने डेल m का मान निकाला है, ये इधर गुणा में है, इधर आकर भाग कर दिया है। समझ रहे हैं ना, ये देखिए ये इधर पूरा टोटल ये सभी गुणा में ही ना है, इधर आएगा तो इसमें ई में भाग ही करेगा, तो वही हुआ है। समझ रहे हैं ना, छोटी छोटी बातों के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो रहे हैं तो इसीलिए मैं, देखिए हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो, पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से ये फॉर्मूला आया, इसलिए तो कहा जाता है बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहिए। समझते हैं जी, देखिए माइनस ई, देखिए यहाँ पे जो ई का मान है आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो ये ऊपर ये जो है ना, ये जाकर ऊपर गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस ई इंटू डेल टी, और बाई क्या हो जाएगा डेल आई, ये आपका हो जाएगा। अगर हम इस पर मान रखते हैं, माइनस ई का मान कितना दिया है, 15,000 दिया है, तो इसको हम 15,000 लिख देते हैं। उसके बाद डेल टी, टी का मान कितना दिया है 0.001, ये सेकेंड दिया है इतना। आई का मान कितना दिया है, -3 एम्पियर दिया है, -3 हमने लिख दिया। समझ पा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा, तो कट गया ये अपने में। उसके बाद अब क्या होगा यहाँ पे m इक्वल टू, अब समझिएगा, देखिए ये 15,000 को 15 गुणे 1,000 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 0.001 है, तो देखिए अगर 1,000 का अगर इसमें हम गुणा कराएंगे ना, तो ये जो, अगर देखिए 3 जीरो है ना, तो ये 3.3 अंक इधर चला जाएगा, तो इसका मतलब 15 गुणे ये 1 हो जाएगा। 1,000 का अगर इसमें गुणा करते हैं तो 1 आ जाएगा, और 15 का यदि हम 1 में गुणा करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये 15 आ गया, और इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है। तो हेनरी हमने लिख दिया। तो ये आपका हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये हमने आपको ज्ञात कर लिया अन्योन प्रेरण गुणांक का मान। समझ पा रहे हैं ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल मतलब बहुत ही बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। मैंने देखा जो आपके विद्या है उन सभी में देखा, तो मैंने बुक में देखा बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रकार पूछे गए हैं, अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं। बट ये है ना कि थोड़ा थोड़ा टाइपिंग चेंज कर दिया है, ठीक है, बट पूछने का तरीका तो वही है ना। तो समझ रहे हैं ना। तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, मैं थोड़ा सा आवाज़ भी आपको शायद अनुभव हो रहा होगा। मुझे लग रहा है कि उतना अच्छा आवाज़ नहीं जा रहा होगा, बट मैं प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। अगर एग्ज़ाम नज़दीक नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा 1-2 दिन क्लास भी नहीं लेता, बट ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, आपकी भी तैयारी मैं नहीं चाहता कि कोई भी दिक्कत हो। हालांकि सभी टॉपिक हमने करा दिया है, सब कुछ कराया हुआ है। पहले चैप्टर वाइज हमने सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन आंसर सभी हमने टॉपिक करा दिया। उसके बाद फिर से आपने कहा कि सर 1 शॉट वीडियो में चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए, तो चैप्टर वाइज जो VBI क्वेश्चन है उसको हमने चैप्टर वाइज आपको कराया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का।
उसके बाद हमने न्यूमेरिकल का सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हमने फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल हमने सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें केमिस्ट्री का लगभग हमने न्यूमेरिकल करा दिया है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। और फिजिक्स का देखिए ये पार्ट 3 है ना, इसके बाद एक और पार्ट आएगा न्यूमेरिकल पर ही, ठीक है। बट अभी तक हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक जरूर कीजिएगा। हालांकि हिंदी का, इंग्लिश का आप देख ही रहे हैं, क्लास चल ही रहा है। तो मैं यही कहूँगा सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है, लगभग सब कुछ तैयार हो ही गया है। बट छोटी मोटी जो टॉपिक हैं वो अभी हम कंप्लीट कराएंगे, समय है तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्या है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भी जो न्यूमेरिकल हैं उसको हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट, आशा करता हूँ दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बट क्या है कि थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था जो कि आपने ध्यान भी दिया होगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट भी कर दिया होगा कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो अगर वो वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ था कि मैं भूल गया था कि ये माइनस जो, देखिए ये बटे में क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे हमने 3 नहीं लिखा है, यही मिस्टेक हो गया था। तो अगर इसके नीचे अगर हम 3 लिखते हैं तो ये तो इसका गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, बट ये भी तो यहाँ पे नीचे 3 आएगा ना, तो 15 एकम में 15 और 15/3 होगा। अगर 3 का हम गुणा कराते हैं तो 3 5 15, मतलब जो m का यहाँ पे मान आएगा वो 5 हेनरी हो जाएगा, ठीक है, 5 हेनरी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, अन्योन प्रेरण गुणांक का मान। ये 3 है ये हमने नीचे लिखा नहीं था, ठीक है, अब लिखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हैं। तो अब ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो हालांकि आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ये इसका आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप नोट्स में लिखते हुए चल ही रहे होंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए एक और हमने अलग क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है ना, इसको निश्चिंत रहना है। क्वेश्चन तो हमने ऊपर ले लिया है, अब उसको हम सॉल्व करेंगे। इसे थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है जी। ठीक, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंगे एक समतल में x अक्ष पर लंबवत गतिशील हैं, ठीक है। समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इतना, मतलब 1 × 10⁻8 जे कैप टेस्ला है। तो इस बिंदु पर E का मान की गणना कीजिए। 2017 में या 20 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि देखिए क्वेश्चन तो इस टाइप के बहुत सारे पूछे गए हैं, बट आप सोचते हैं कि 2017 में ही ना पूछा गया है या 2022 में ही ना पूछा गया है। अरे भैया 2022 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप केवल टाइप बाई टाइप आप तैयार कर ले, 10 टाइप के न्यूमेरिकल आप तैयार कर ले, 20 टाइप के न्यूमेरिकल तैयार कर ले, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर उस टाइप का न्यूमेरिकल आ गया आपको बोर्ड एग्जाम में, अगर 20 टाइप का न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी में से ना आएगा, ठीक है, विदेश से तो नहीं आएगा भैया, उसी में बुक ही में से तो आने वाला है। अब 20 टाइप के न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं टाइप में कराने का प्रयास करता हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तैयार करने का प्रयास कराता हूँ, ठीक है। तो समझिएगा एक एक चीज को। कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हमारा सबसे पहले लक्ष्य हमें क्या कह रहा है, लक्ष्य है हमारा कि इस बिंदु पर E का मान की गणना कीजिए। E यहाँ पे क्या है भैया, मैं आपसे पूछूं कि E क्या है, तो E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है। और दूसरा में हमें क्या देखना है कि इसमें वैल्यू क्या दिया है, तो वैल्यू यहाँ पे दिया है कि इसकी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू इतना दिया है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है और हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कहते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिया है, क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू हमें दिया है 1 × 10⁻⁸ जे कैप टेस्ला। अब समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप। यहाँ पे
देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये देखिए जे कैप है ना, तो ये टेस्ला को अगर हम चेंज करते हैं तो समझिएगा ये 1 × 10⁻⁻8 इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, अब ये टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻8 टेस्ला। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टेस्ला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने ज्ञात कर लिया। देखिए केवल जे कैप को हटाने के लिए ये ब्रैकेट इस प्रकार लगाया जाता है और उस तरीके से लगा फिर से पुनः वही लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए इसके मतलब फ़ायदे क्या हैं, जैसे कि ना मान लेते हैं यहाँ पे अगर 3 × 10⁻⁻ इतना मान दिया होता, ठीक है, मतलब माइनस आगे होता ना, तो इसको अगर हम ब्रैकेट में ले जाते हैं तो ये माइनस हट जाता, तो केवल 3 × 10⁻⁸ आ जाता इतना। बात समझ रहे हैं? तो केवल इसीलिए ये किया गया है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस हट जाता, इसी के लिए केवल किया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया। अब समझिएगा, अब हमसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं, E = B × C होता है। ये बात आपको पता होगा। देखिए आप कहेंगे सर कैसे ये फॉर्मूला, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग हम चेंज करते चले ना तो बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। अभी हम यहीं पे हम जानते हैं ना कि E = क्या होता है, F/Q होता है, F/Q होता है, ये भी बात हम जानते हैं। दूसरा हम एक और जानते हैं कि 1/4πε0 Q/r², ये भी होता है। अरे भैया बहुत सारे होते हैं। तो यही है, हम हमेशा कहते हैं कि देखिए फॉर्मूले आप याद करते हुए चलेंगे तो और बेटर रहेगा, तो इस फॉर्मूले को भी आप तैयार रखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर B का तो पता है कि B का मान है 1 × 10⁻⁸, पर C क्या है यहाँ पे? C तो आप जानते हैं ना, प्रकाश की चाल है। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होता है, तो 3 × 10⁸ हमने लिख दिया। बात समझ रहे हैं? अगर इसको हम सॉल्व करें तो समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये 10⁻⁻8 है, ये +8 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या यहाँ पे बचेगा, केवल ओनली 3 बचेगा, तो हमने 3 लिख दिया। और देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, तो ये हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। तो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी मात्रक 2 होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहेंगे, ठीक है, उसलिए मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये भी होता है। ठीक है, तो इससे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ही मात्रक हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? क्यों, ये कहाँ से आया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक? ये सब एक क्वेश्चन भी इस पर हमने कराया था, जब 1 शॉट वीडियो हमने पढ़ाया था ना, तो उसमें मुझे लगता है कि मैंने बताया था, क्वेश्चन था, कह रहा था कि इतना इतना मतलब न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर किस भौतिक राशि के मात्रक हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना था और सिद्ध करना भी था। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने बताया भी था कि फॉर्मूले से ही हमने बताया था आपको कि E = क्या होता है, F/Q होता है। तो इसका अगर देख लीजिए, एक और हमने बताया था V/ जो क्या होता है, D होता है। ठीक है, ये दोनों हमने आपको बताया था। अब विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका आंसर हो गया। जरूरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये फॉर्मूला आपको तैयार रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अंत में एक और हम न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। तो देखिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर, धारा जो है वो शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। 2015 में या 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात हमसे क्या पूछा जा रहा है, लक्ष्य क्या है, किसको हमें ज्ञात करना है, ये हमें आपको बता दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें दो ही चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें ये पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है ना कि इतने वोल्ट, मतलब इस कुंडली में कितने समय में, मतलब हमसे समय का मान पूछा जा रहा है कि इस कुंडली में कितने समय में जो धारा है वो शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाता है। तो मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, यह हमें बताना है और समय का मान हमें ज्ञात करना है। अब जहाँ तक इसकी बात आती है, न्यूमेरिकल का ये वीडियो है, तो जहाँ तक विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात आती है तो ये तो हमने आपको बताया था ना, ये सब कुछ तो हमने करा दिया है। फिर भी मैं थोड़ा सा मैं अभी आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या आपको अभी याद है, और नहीं याद है तो थोड़ा सा समय दीजिए, आपको समझ में भी आ जाएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट ही चलूँगा, परिभाषा नहीं लिखवाऊँगा, बस समझा दूंगा, समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको याद भी हो जाएगा। देखिए हमने यही आपको बताया था, सपोज डेट ये एक कुंडली है, ठीक है जी, ये एक कुंडली है और यहाँ पे आप चाहे तो धारा मापी लगा लीजिए। ये एक कुंडली है और इस कुंडली के पास एक चुंबक है। थोड़ा सा मैं फास्ट ही चलूँगा। ये चुंबक का नॉर्थ और ये साउथ ध्रुव है। तो देखिए क्या होता है, ये क्या है, चुंबक है, ये क्या है, कुंडली है। तो जब देखिए जब चुंबक और कुंडली के बीच क्या होता है, आपेक्षीय गति। आपेक्षीय गति का मतलब समझ रहे हैं, आपेक्षीय गति का मतलब ये होता है कि कभी जब चुंबक को स्थिर रखकर, एक जगह स्थिर रखकर और कुंडली को तेजी से हम क्या करेंगे, पास लाएंगे, तो इसे हम कहते हैं आपेक्षीय गति। या इसको एक जगह स्थिर रखकर इसको हम तेजी से पास लाने का प्रयास करेंगे, पास लाएंगे, तो उसे हम आपेक्षीय गति कहते हैं। तो सिंपल में क्या होता है ना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, परिभाषा याद कराने का मुख्यतः मैं प्रयास करूँगा। तो क्या होता है कि जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होती है तो ये जो चुंबक है, इस चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। क्या होने लगता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है। बात समझ में आ रहा है। जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण ये जो कुंडली है, जिसके कारण कुंडली में क्या होने लगता है, कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, मतलब कुंडली में क्या होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सॉरी, प्रेरित विद्युत वाहक बल ना कहकर हम विद्युत वाहक बल कहेंगे। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ध्यान से आप समझेंगे, एक बार और मैं बता दे रहा हूं, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षीय गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, इस संपूर्ण घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ गया। इस संपूर्ण घटना को, ये जो संपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं अंत में परिभाषा बोल रहा हूँ, समझ जाइए और अपने दिमाग में रखिएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच आपीछीय गति होता है तो चुंबक में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस संपूर्ण घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही तो हमसे पूछा गया ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस संपूर्ण घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक बार ना याद हो सुनकर तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइएगा, 2-3 बार सुनिएगा, समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, मैं फास्ट चला हूँ, ठीक है। अगर याद हो जा रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं याद होता है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, डिटेल में हमने इस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। केवल आप यूट्यूब पे लिखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे, वीडियो आपको हमारा मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो वहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है। तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे हल लिखता हूँ, और यहाँ पे स्वप्रेरण गुणांक का मान दिया है, स्वप्रेरण गुणांक, जो स्वप्रेरण गुणांक को L से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान दिया है 80 मिली हेनरी। तो ये बात हम जानते हैं कि मिली हेनरी को हेनरी में हम चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ये हेनरी हो जाएगा, ठीक है। बात समझ रहे होंगे। एक दूसरा कह रहा है कि इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने। देखिए, जो धारा है वो 0 से बढ़कर, 0 मतलब प्रारंभिक धारा 0 है, अंतिम धारा है 5, ठीक है। तो इसका मतलब जो धारा का मान दिया है ना, धारा डेल आई का मान, तो देखिए ये प्रारंभिक 0 है, अंतिम क्या है, अंतिम है 5। तो हम जानते हैं कि धारा निकालेंगे तो अंतिम में से प्रारंभिक को घटाते हैं, तो अंतिम है 5 में से 0 को घटाएंगे तो हमारा जो धारा का मान आएगा वो 5 एम्पीयर आ जाएगा। वो कितना आएगा, 5 एम्पीयर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये आपका हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 5 एम्पीयर होने पर यहाँ पे विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट दिया है, मतलब विद्युत वाहक बल जो स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, ई का मान दिया है वो 400 वोल्ट दिया है, विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट दिया है। उसके बाद आता है हमारा अगला। देखिए, एक और चीज, इसमें इतना मान दिया है, हमसे कह रहा है कि कितने समय में जो धारा है ना वो 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाएगा, यही हमसे पूछा जा रहा है, मतलब समय का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हम जानते हैं कि E = -L डेल आई बाई डेल टी, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। हमें किसका मान हमें ज्ञात करना है, हमें इस डेल टी का ही मान ज्ञात करना है, यही तो समय है ना। तो आप ध्यान से समझेंगे। समझना में क्या है कि अगर हम इसका पक्षांतर करते हैं, देखिए इधर गुणा में है, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, ठीक है। या हम ऐसे ना करके हम ऐसे देख लें, ये इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो E इंटू डेल टी हो जाएगा, और ये -L इंटू डेल आई हो जाएगा, यही ना होगा। ये इधर E इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, मतलब डेल टी का जो मान आएगा वो -L इंटू डेल आई बाई ई हो जाएगा। ये आपका मुख्य फॉर्मूला निकल गया। अब इसी पर मान हम पुटअप करेंगे, डेल टी का मान निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो डेल टी, L का मान कितना दिया है, -L का मान दिया 80 गुणे 10⁻³ ठीक है। माइनस है तो हम आगे माइनस दिखा देंगे, ये माइनस आगे हम दिखा दे रहे हैं, इंटू
डेल आई का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो हम 5 लिख देंगे। और ई का मान कितना दिया है, 400, तो 400 हम लिख देंगे। ठीक है जी, 400 हमने लिख दिया। अब हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए क्या कर सकते हैं हम, समझिएगा। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो डेल टी इजकल टू, देखिए ये -80, ये 80 है और गुणे 10 टू द पावर -3 है और ये 5 है। अब ये 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। बताइए, 4 गुणे 100 तो लिख ही सकते हैं, या 100 को हम चाहें तो 10 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए 4 एकम में 4 और 4 दूना 8, मतलब 20 बार में 80 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से डेल टी का जो मान आया वो अब 20 पचे 100 हो जाएगा। तो ये 100 हमने लिख दिया। फिर से ये कितना है, 10 टू द पावर 3 है, और नीचे अगर देखें तो ये भी 10 टू द पावर 2 है। अरे भैया 10 टू द पावर 2 ही तो 100 था ना, अभी तो हमने 10 टू द पावर, या तो 10 टू द पावर 2 कहें या तो 100 कहें। तो हम चाहें तो यहाँ पे 100 भी लिख सकते हैं, केवल समझने के लिए। ठीक है ना। अब समझिएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बचा हुआ है, तो ये माइनस आगे रहेगा। ठीक है, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जो टी का मान आया वो 10 टू द पावर -3 आया ना, -10 टू द पावर -3, और ये सेकेंड हो जाएंगे। तो ये जो आपका समय का मान आया है ये इतना आया है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन का आंसर, जो कि हमने इस प्रकार सॉल्व किया है। तो इस टाइप के लगभग हमने 3 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, और एक और हमने अलग न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराकर दिखाया है। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो आपको सॉल्व करना आ जाए, और जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल दे आप निश्चिंत होकर उसको सॉल्व करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास, अपने ग्रुप में उन सभी के पास शेयर कीजिएगा, उनके पास थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से अच्छे तरीके से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।